हेलो दोस्तों, टैब वन ऑफ टेक्स्ट में आपका स्वागत है। फेमिनिज्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझा और आज पार्ट 3 में हम फ्रेंच फेमिनिज्म और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझेंगे। ठीक, अगर आपने फेमिनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लें। और अगर आपने वीडियो देख रखी है तो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं। फ्रेंच फेमिनिज्म से शुरू करते हैं। फ्रेंच फेमिनिज्म जो 1970s के टाइम पे शुरू हुई, इमर्ज हुई, एंड इसका जो मेन फोकस था वो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, बॉडी एंड वीमेंस एक्सपीरियंस पे था। मतलब जो फ्रेंच फेमिनिज्म था उनका ज़्यादा एम्फेसिस साइको एनालिटिक एंड फिलोसफिकल अप्रोचेस में ज़्यादा था बजाय कि लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स के। ठीक, नाउ फर्स्ट फ्रेंच फेमिनिस्ट आ जाती है सिमोन डी ब्यूवार। इनको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, वहाँ पे इनके कंसेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले फ्रेंच फेमिनिस्ट आते हैं एलेन सिक्सुस। इनका वर्क था द लाफ ऑफ द मेड्यूसा 1975। नाउ इस इमेज में आप देख सकते हैं मेड्यूसा कुछ इस तरीके से दिखती थी, जिनके बालों में ऐसे सांप थे एंड ऑल। ये जिसको भी देखती थी वो इंसान पत्थर का बन जाता था। Now, men's retelling of the narrative turned Medusa into a monster because they feared women desire. कि जो आदमी थे उन्होंने मेड्यूसा को एक मॉन्स्टर बना दिया क्योंकि वो फियर करते थे विमेन डिजायर से, है ना, विमेन डिजायर से वो डरते थे। ठीक, नाउ सिक्सुस कॉल्स राइटिंग एन एक्ट which will not only realize the decentered relation of women to her sexuality, to her womanly being, giving her access to her native strength, it will give her back her goods, her pleasures, her organs, her immense bodily territories which have been kept under seal. ठीक, सो ये कहती है कि जो राइटिंग है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि एक स्ट्रेंथ देगी वीमेन को, जिससे कि वो अपने गुड्स, हर प्लेजर, हर ऑर्गन या इमेंस बॉडीली टेरिटरीज जो कि आज तक एक बंधे हुए थे, एक चाहे पैट्रियार्कल सोसाइटी कह लो या जिस तरीके से मेल नैरेटिव उन्होंने नैरेटिव्स बनाए और वीमेन को एक स्टीरियोटाइप कर दिया, उन सब से वो आज़ाद हो सकती है। तो इसीलिए वीमेन राइटिंग जो है वो ज़रूरी है। वो एक एक्ट है जिनसे वो फ्री हो सकती हैं। ठीक, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकती हैं, क्रिएटिव हो सकती हैं। नाउ शी क्लेम्स वी मस्ट किल द फॉल्स वुमन हु इज प्रिवेंटिंग द लाइफ वन फ्रॉम ब्रीदिंग, इंस्क्राइब द ब्रेथ ऑफ द होल वुमन। नाउ उन्होंने ये कहा था कि हमें फॉल्स वुमन को मारना होगा, नॉट लिटरली मारना होगा बट इस कंसेप्ट को ख़त्म करना होगा। अब फॉल्स वुमन से उनका मतलब क्या है? The false woman represents the stereotypical and limited version of femininity constructed and imposed by patriarchal society. This constructed identity is often submissive, passive, and defined primarily in relation to men. कि false woman एक वो concept है जो कि stereotypical और एक limited version of femininity जो कि construct किया है patriarchal society ने। ठीक, कि औरतें ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, उनको एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर दे दिया है कि उनका बस इतना ही रोल है सोसाइटी में, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये जो भी है। सो उन्होंने कहा ये जो एक स्टीरियोटिपिकल कंस्ट्रक्शन है वुमेन की, उसे ख़त्म करना पड़ेगा, उस फॉल्स वुमेन के कंसेप्ट को ख़त्म करना पड़ेगा जो कि सबमिसिव है, पैसिव है और जिसको हमेशा आदमी के रिलेशन में ही डिफाइन किया जाता है। ठीक, और इन्होंने अपने वर्क में फैलोसेंट्रिक लैंग्वेज को भी क्रिटिक किया। नो, फैलोसेंट्रिक क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पर्सपेक्टिव और सिस्टम दैट सेंटर्स अराउंड द फैलस, मीन्स पीनस, as a symbol of power, authority and dominance, thereby marginalizing women's voices and experiences. ठीक, कि फेलोसेंट्रिक एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि मेल डोमिनेंट है। ठीक, और जिसकी वजह से जो वीमेन के एक्सपीरियंसेस है, वॉइसेस है, वो मार्जिनाइज कर दी जाती है, दबा दी जाती हैं। नाउ एलेन सिक्सुस आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनल राइटिंग एंड फिलोसफी आर फेलोसेंट्रिक। तो इन्होंने इसीलिए इनको क्रिटिक किया था। उनका मानना था जो ट्रेडिशनल राइटिंग है और जो फिलोसफी है वो फेलोसेंट्रिक है, मतलब मेल डोमिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है। ठीक, जो पावर है, अथॉरिटी है, डोमिनेंस है, वो सब मेल के पास है, सब मर्दों के पास है, औरतों के पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिक किया है। नाउ इन्होंने कंसेप्ट दिया एक्रीचर फेमिनिन का और फेमिनिन राइटिंग। इसका मतलब क्या है? इट एम्स टू एक्सप्रेस द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, डिज़ायर्स एंड पर्सपेक्टिव्स स्पेसिफिक टू वीमेन। ठीक, इट चैलेंजेस द हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ मेल ऑथर्ड टेक्स्ट्स and patriarchal language which have marginalized and silenced women's voices. मतलब इसका एम क्या है? To express the subjective experiences, desires and perspectives specific to women. कि जो women हैं वो अपने desires, experiences and perspectives को express कर पाए खुल के। और it challenges the historical dominance of male authored texts, कि जितने भी मेल authored text हैं
उन सबको चैलेंज करता है। जो पैट्रियार्कल लैंग्वेज आज तक बनाई गई है उसको चैलेंज करता है, जिसने हमेशा से मार्जिनलाइज किया है, साइलेंस किया है वीमेन्स वॉइसेस को। ठीक। For Sixus, a creature feminine is not only a possibility for female writers, rather she believes it can be and has been employed by male authors such as James Joyce and Jean Genet. ठीक। तो इन्होंने कहा है कि जो ए क्रीचर फेमिनिन है वो सिर्फ फीमेल राइटर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है, शी बिलीव्स, कि इसको इम्प्लॉय कर सकता है और किया भी है मेल ऑथर्स ने। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जेम्स जॉयस एंड जीन जेनेट। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इन ऑथर्स के नाम याद रखने हैं। अब इनका एक कोट है, देयर इज ऑलवेज इन हर एटलीस्ट अ लिटल ऑफ दैट गुड मदर्स मिल्क शी राइट्स इन वाइट इंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें इन्होंने वाइट इंक एंड गुड मदर्स मिल्क का मेटाफर यूज किया है। मेटाफर कैसे, इन्होंने कहा है कि देयर इज ऑलवेज इन हर एटलीस्ट अ लिटल ऑफ दैट गुड मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क का मतलब जो कि लाइफ देता है, बच्चे को लाइफ देता है, या एक जो क्रिएटर है। तो उन्होंने कहा है कि वीमेन हमेशा से क्रिएटिव थी, अंदर से क्रिएटिव है। शी राइट्स इन वाइट इंक। अब वाइटिंग मेटाफर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनके एक्सपीरियंसेस को हमेशा मार्जिनलाइज किया गया है, इग्नोर किया गया है ना। हालांकि इतने टाइम से इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी है उसको मार्जिनलाइज किया गया है, इग्नोर किया गया है बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट स्टिल उनके अंदर भी क्रिएटिविटी है, उनके अंदर भी गुड मदर्स मिल्क है। इसका ये मतलब है। ठीक। इंपॉर्टेंट कोट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ इन्होंने कुछ और टर्म्स दी, जैसे सेक्स्ट, जो कि बना है सेक्स प्लस टेक्स्ट से। It refers to a form of writing that captures sexual difference and articulates the feminine experience beyond the constraints of traditional patriarchal language. Sixus sext defies conventional grammar and syntax, flowing freely to reflect the fluidity of female desires and sexuality. So इन्होंने बेसिकली कहा है कि जो सेक्स्ट है, सेक्स प्लस टेक्स्ट, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग को रेफर करता है जो ट्रेडिशनल एक पैट्रियार्कल लैंग्वेज है, या जो एक आज तक तरीका बनाया गया है पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा लिखने का, उसको चैलेंज करता है। और जो फीमेल एक्सपीरियंसेस है, फेमिनिन एक्सपीरियंसेस है, उनको आर्टिकुलेट करता है, सामने लेके आता है। ठीक। फिर उन्होंने दूसरा कंसेप्ट दिया है केओसमॉस, जो कि बना है केओस एंड कॉस्मॉस से। नाउ केओसमॉस रिप्रेजेंट्स अ रियलिटी वेयर डिसऑर्डर एंड ऑर्डर को एग्जिस्ट। It rejects static hierarchical structures in favor of a more flexible, inclusive understanding of existence and advocating for a world where diverse voices and experiences are valued and celebrated, ultimately contributing to a more just and empathetic society. केओसमॉस से इनके कहने का मतलब है कि जो रियलिटी है, इट रिप्रेजेंट्स अ रियलिटी जिसमें ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इन को एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने एक स्टैटिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट किया है, जो कि एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जो आज तक चला आ रहा है, और इन्होंने फेवर किया एक मोर फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को, जो कि हर एक इंसान को वैल्यू करे, सेलिब्रेट करे, और अल्टीमेटली इससे क्या हो, एक एम्पैथेटिक सोसाइटी बने, जहाँ पे हर एक इंसान के लिए एम्पैथी हो, हर एक इंसान को सेलिब्रेट किया जाए, उसको वैल्यू किया जाए। ठीक। नाउ अगली फ्रेंच फेमिनिस्ट आ जाती हैं, लूस इरिगारे। इनके वर्क्स हैं स्पेकुलम ऑफ द अदर वुमन, दिस सेक्स विच इज़ नॉट वन, एलिमेंटल पैशंस। ठीक। अब इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो है वीमेन ऑन द मार्केट, दिस सेक्स विच इज़ नॉट वन। इस बुक का चैप्टर 8 है। तो ये जो इनका कंसेप्ट है वीमेन ऑन द मार्केट, इसका मतलब क्या है, इरिगारे आर्ग्यूज दैट द फैलिक इकोनॉमी मतलब जो कि मेल सेंटर्ड है, प्लेसेस वीमेन अलॉन्गसाइड साइंस एंड करेंसीज, कि जो फैलिक इकोनॉमी है वो वीमेन को साइंस या करेंसीज के साथ में रख देती है, मतलब उनको भी एक तरीके से मटेरियल या एक्सचेंज वैल्यू की तरह यूज करती है। जैसे कि इनका अगला कंसेप्ट है एक्सचेंज ऑफ वीमेन। इरिगारे ड्रॉज अपॉन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज टू क्लेम दैट वीमेन आर एक्सचेंज्ड बिटवीन मैन इन द सेम वे एज द अदर कमोडिटी इज, कि जो वीमेन है वो जो मैन है उनमें इस तरीके से एक्सचेंज की जाती है जैसे कि कोई और कमोडिटी की जाती है। मान लो करेंसी है या कोई ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती है, उसी तरीके से वीमेन भी की जाती है। तो वीमेन को उन्होंने एक कमोडिटी कहा है। अब इसी में इन्होंने कहा है कि जो फैलिक इकोनॉमी है उसमें इन्होंने 3 रोल्स बताए हैं जो कि अवेलेबल है टू वीमेन। पहला है मदर। नाउ मदर रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्टिव नेचर। ठीक। शी इज कंट्रोल्ड बाय द फादर, जो फादर कंट्रोल करता है जिनको, मार्क्ड विद हिज नेम, फादर का नाम ही वुमन को दिया जाता है, एंड कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक स्फीयर, क्यों जब शादी होती है तो उसके बाद जो मदर होती है, जो उनका परिवार होता है उसी में घिरी रह जाती है, जो एक डोमेस्टिक स्फीयर होता है। ठीक। शी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सचेंज अमंग मैन। फिर वो एक्सचेंज के लिए नहीं रहती, एक बार शादी हो गई फिर वो उसी मर्द के साथ रहेंगी
जिनसे शादी हुई है फिर वो एक्सचेंज के लिए नहीं है। फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया है वर्जिन। वर्जिन मतलब सीन एज प्योर एक्सचेंज वैल्यू, ठीक, कि अभी जो प्योर है जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है। हर एग्जिस्टेंस इज डिफाइंड बाय मैंस परसेप्शन एंड डिजायर्स। उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो मैन की जो परसेप्शन और डिजायर है उस हिसाब से डिफाइन की जाती है। वंस शी लूजेज हर वर्जिनिटी शी मूव्स इनटू अ रोल ऑफ द मदर एंड बिकम्स एसोसिएटेड विद नेचर एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब एक बार उनकी वर्जिनिटी खत्म हो गई तो वो फिर मदर वाले रोल में आ जाती है, ठीक, मतलब शादी के बाद जैसी वर्जिनिटी टूटी तो फिर वो मदर वाले रोल में आ जाती है। फिर थर्ड कैटेगरी इन्होंने बताई है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मतलब हैज़ बोथ एक्सचेंज वैल्यू एंड यूज वैल्यू, मतलब जिनको आप यूज़ भी कर सकते हो फिर बाद में एक्सचेंज भी कर सकते हो। शी इज सीन एज यूज्ड अप आफ्टर फुलफिलिंग हर रोल मेकिंग हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज अमंग मैन। तो इस तरीके से इन्होंने 3 रोल्स डिफाइन किया है जो वीमेन को एक फैलिक इकोनॉमी, फैलिक मतलब पैट्रियार्कल इकोनॉमी में जो रोल्स एक वीमेन को दिए गए हैं, और इनको इन्होंने एक एक्सचेंज वैल्यू या फिर एक कमोडिटी से कंपेयर किया है, ठीक। नाउ इनका कंसेप्ट आता है वुमन स्पीक, पार्लर फेमे। अब वुमन स्पीक का क्या मतलब है? वुमन स्पीक इज द स्पेसिफिक डिस्कोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन वीमेन स्पीक टुगेदर। इफ मैन आर प्रेजेंट वुमन स्पीक कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। मतलब वुमन स्पीक इनके हिसाब से एक ऐसा डिस्कोर्स है जो कि वीमेन जब साथ में इकट्ठी होती है तब ये प्रोड्यूस होता है। अगर वहाँ पे कोई भी मेल हो या मैन हो तो वुमन स्पीक कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक। इसके बाद जो अगली फ्रेंच फेमिनिस्ट आती हैं जूलिया क्रिस्टेवा। इनके वर्क्स हैं डिज़ायर इन लैंग्वेज, ब्लैक सन। ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं। इनके जो कंसेप्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ज़्यादा पढ़े जाते हैं, जैसे इंटरटेक्सुअलिटी एंड ऑल, आगे देखेंगे। इन्होंने क्या किया था, सिग्निफिकेशन इज कम्पोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, सिमियोटिक एंड सिम्बॉलिक। अब इन्होंने ये 2 कंसेप्ट दिए थे, सिमियोटिक एंड सिम्बॉलिक। इनका मतलब क्या है? द सिमियोटिक डायमेंशन इज लिंक्ड टू द प्री लिंग्विस्टिक, प्री इडिपल एंड द मैटरनल, ठीक, प्री लिंग्विस्टिक, प्री इडिपल एंड द मैटरनल। इट इन्वॉल्व्स द ड्राइव्स, रिदम्स and flows that are part of the kora and that which lacks structure and meaning. Now kora आगे समझेंगे क्या है, फिलहाल एक बार इसको पढ़ लेते हैं। It is closely tied to feminine and represents the undifferentiated state of pre-mirror stage infant, ठीक, मतलब इन्होंने कहा है कि जब एक बच्चा प्री लिंग्विस्टिक या प्री इडिपल स्टेज में होता है ना, अभी उसने लैंग्वेज के रियलम में वो नहीं आया है, कल्चर के रियलम में नहीं आया है ना, अभी दुनिया की उतनी समझ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई लैंग्वेज नहीं होती बच्चे के पास बोलने को, पर फिर भी कुछ ड्राइव्स होती हैं, रिदम्स होती हैं, फ्लोज होते हैं जो कि एक कनेक्शन बनाते हैं मदर के साथ, है ना। फिर भी मदर समझ पाती है अपने बच्चे को, भले बचपन में बच्चा कुछ बोलता नहीं है ना, अजीब अजीब बस साउंड्स निकालता है, रिदम्स निकालता है। सो उन्होंने उस चीज़ को सिमियोटिक डायमेंशन कहा है। और सिम्बॉलिक डायमेंशन है, द सिम्बॉलिक ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रियलम ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, लॉ एंड स्ट्रक्चर्ड मीनिंग, ठीक। इट इज़ एसोसिएटेड विद द पैटर्नल फंक्शन एंड सोशल नॉर्म्स। मतलब जब सिमियोटिक डायमेंशन से बच्चा निकलता है तो वो आता है सिम्बॉलिक ऑर्डर या सिम्बॉलिक रियलम में, जहाँ पे वो लैंग्वेज सीखता है, कल्चर सीखता है, लॉ सीखता है, स्ट्रक्चर्ड मीनिंग सीखता है, उसे बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है, ठीक, उसे सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नाउ अपॉन एंटरिंग द मिरर स्टेज द चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड अदर, ठीक। अभी जब वो बच्चा था तो उसे कुछ पता नहीं था अपने बारे में या सेल्फ के बारे में या अदर के बारे में, बट अब वो सेल्फ और अदर में डिस्टिंग्विश करने लगता है। एंड एंटर्स द रियलम ऑफ शेयर्ड कल्चर मीनिंग। शेयर्ड कल्चरल मीनिंग मतलब कि वही चीज़ें जो कल्चर में चल रही हैं वही चीज़ें उस बच्चे को सिखाई जाएंगी। इट इज़ द रियलम ऑफ लैंग्वेज एंड सिग्निफिकेशन, कि जहाँ पे उसको सिग्निफिकेशन सिखाई जाती है, साइंस के बारे में बताया जाता है। वेयर मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, ठीक, वही साइंस के बारे में बताया जाता है एंड ऑल। नाउ कोरा का जो कंसेप्ट है, शी अडॉप्टेड दिस कंसेप्ट फ्रॉम प्लेटोज टिम्यूस वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेस that provides a third kind beyond the sensible and the intelligible. It is neither a form nor a substance but a space that allows for the manifestation of forms, ठीक। कोरा जो कंसेप्ट है प्लेटो ने दिया था, और कोरा से इनका मतलब था कि एक थर्ड काइंड स्पेस है। कोरा बेसिकली एक फिलोसफिकल टर्म है जो कि एक स्पेस डिफाइन करती है, जो कि किसके बीच है, एक तो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और एक है फिजिकल वर्ल्ड। ये इन दोनों के बीच में स्पेस है, मतलब एक स्पेस हो गया वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, फिर एक स्पेस आ गया ये कोरा, एंड देन आ गया फिजिकल वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म जहाँ पे परफेक्ट रियलिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी परफेक्ट फॉर्म में है, और फिजिकल वर्ल्ड जो कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से डिफाइन करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ अपीरियंस। तो ये उसके बीच का स्पेस है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉर्म्स होती है,
ठीक। सो इन द सेम वे क्रिस्टेवा अडॉप्ट्स एंड री इंटरप्रेट्स कोरा टू डिफाइन अ प्री सिंबॉलिक मैटरनल स्पेस दैट अंडरलाइंस एंड प्रिसीड्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक ऑर्डर। मतलब अगर ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको आप सिंबॉलिक ऑर्डर मान लो, तो इससे पहले का जो स्पेस है इसको, जो कि कोरा है, तो इस स्पेस को इन्होंने सिमियोटिक डायमेंशन कहा है। ठीक, जहाँ पे कि अभी कोई लैंग्वेज नहीं है, अभी कोई कल्चर की सेंस नहीं है, अभी किस चीज़ की सेंस नहीं है, बस है क्या, कुछ एक ड्राइव्स हैं, रिदम्स हैं, फ्लोज हैं, फ्लूइड्स हैं, है ना, जिनसे कि एक कनेक्शन है मदर और चाइल्ड के बीच हुई। ठीक, और इन ड्राइव्स, रिदम्स और ये जो फ्लूइड्स हैं, इनका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चरलेस है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड या सिंबॉलिक ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज है ना, कल्चर है जो कि कंस्ट्रक्टेड है, जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। बट ये जो रियलम है जहाँ पे ड्राइव्स हैं, इमोशंस हैं, रिदम्स हैं, जो कि एक मदर के साथ कनेक्टेड है, एंड द अनकॉन्शियस, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक, और जो सिमियोटिक एक्ट है वो एक डिसरप्टिव फोर्स की तरह काम करता है विद इन द सिंबॉलिक ऑर्डर। मतलब वो चैलेंज करता है फिक्स्ड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स इन लैंग्वेज जो कि सिंबॉलिक ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, ऑल्दो द कोरा कैन बी डेजिग्नेटेड एंड रेगुलेटेड, इट कैन नेवर बी डेफिनेटली पोस्टेड। एज अ रिजल्ट वन कैन सिचुएट द कोरा एंड इफ नेसेसरी लैंड इट अ टोपोलॉजी, बट वन कैन नेवर गिव इट एक्सियोमेटिक फॉर्म। मतलब इन्होंने कहा कि ऑल्दो कोरा को डेजिग्नेट किया जा सकता है, थोड़ा बहुत डिफाइन किया जाता है, थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जा सकता है, पर इसको पूरी तरीके से रेगुलेट कभी नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इसको एक आप स्पेस दे सकते हो, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, बट इसको आप कोई फॉर्म नहीं दे सकते, इसको आप कोई यूनिवर्सल रूल या कोई यूनिवर्सल तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये किसकी परफेक्ट डेफिनेशन हो। इट्स जस्ट सम सेंसेशंस, इमोशंस एंड फ्लोज, फ्लूइड्स। ठीक, इनको प्रॉपर तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि मैं अभी कोरा के बारे में समझा रहा हूँ, ऐसे ही कोई एक इंसान आपको थोड़ा बहुत समझा सकता है, डिफाइन कर सकता है, बट प्रॉपर तरीके से कि एग्जैक्ट ये चीज़ है क्या, या इसका फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है, वो आपको नहीं समझा सकते, इसको कोई एक्सियोमेटिक फॉर्म नहीं दे सकते। ठीक, इसके बाद इनका कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्शन। शी एक्सप्लोर्ड दिस कंसेप्ट इन अ वर्क पावर्स ऑफ हॉरर एंड एसे ऑन ऑब्जेक्शन 1980। Objection is a state of being cast off, marginalized or repelled. It involves a reaction to something that is fundamentally disturbing because it defies boundaries, blurring the lines between self and other, subject and object. मतलब ऑब्जेक्शन कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कास्ट ऑफ कर देते हैं, मार्जिनाइज कर देते हैं। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद बॉडीली फंक्शंस, है ना, जैसे आप इसको बॉडीली फंक्शन एंड फ्लूइड से समझ सकते हो। दैट डिसरप्ट द सेंस ऑफ अ क्लीन कंटेंट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लड हो गया, एक्सक्रीमेट या वॉमिट हो गया। अब जैसे वॉमिट का एग्जांपल लेते हैं, अब वॉमिट हमारी बॉडी के एक रिएक्शन है कि कभी बॉडी बीमार है तो वॉमिट आ जाती है, हर किसी को कभी ना कभी वॉमिट आई हो। पर जब हम किसी को वॉमिट करता हुआ देखते हैं तो हमसे देखा नहीं जाता है ना, अजीब लगता है। तो वही जो एक अजीब वो इम्प्योर और इम्प्रॉपर वाली सेंस है, अनक्लीनलीनेस लगती है। हालांकि अगर देखा जाए तो वॉमिट है क्या, शरीर अंदर से साफ हो रहा है, या जो हमने एक डेफिनेशन बनाई है क्लीन बॉडी की कि अच्छे तरीके से नहा धो के क्लीन बॉडी होनी चाहिए, बट जब वॉमिट आ रही है तो हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगता है, मॉर्टेलिटी का पता लगता है। ठीक, वैसे ही ब्लड दे लो, सब इंसानों के शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, पर अगर कभी हम खून सामने से देख लें तो हो सकता है कोई बेहोश हो जाए, सर चकरा जाए, अजीब सा फील होता है। तो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज कंसिडर्ड क्लीन एंड प्रॉपर, जो कि सेल्फ है, एंड व्हाट इज इम्प्योर एंड इम्प्रॉपर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे हमारी बॉडी में इनहेरेंट है, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। कोई इंसान नहीं होगा जो वॉमिट नहीं करता होगा, कोई इंसान नहीं होगा जिसके शरीर में खून नहीं होगा, बट हमने इन चीज़ों को एज अ इम्प्रॉपर और इम्प्योर बना दिया है कि ये थोड़ा अजीब लगती है देखने में। ठीक, नाउ व्हाट इज़ कंसिडर्ड एब्जेक्ट इज़ ऑफन कल्चरली डिटर्मिन्ड एंड वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज़। कि अब जो चीज़ें हमने एब्जेक्ट जिनको कंसिडर किया है वो कल्चरली डिटर्मिन्ड होती हैं, है ना, कि हमें बताया जाता है, एंड ये अक्रॉस वेरियस सोसाइटीज़ डिपेंड करती है। ठीक, अब जो एब्जेक्शन है ये कंसेप्ट कैसे यूज हुआ है इन डिज़ायर इन लैंग्वेज 1980। क्रिस्टेवा डिस्क्राइब्स द सिम्बॉलिक एज द स्पेस इन विच द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अलाउज द चाइल्ड टू बिकम अ स्पीकिंग सब्जेक्ट एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मदर। ठीक, कि सिम्बॉलिक डायमेंशन में, उस स्पेस में बच्चा जब बोलने लगता है तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाता है जो कि उसकी मदर से डिफरेंट होती है। अभी तो कोई सेंस नहीं थी उससे पहले जब वो सिम्योटिक स्टेज में था, पर जैसे सिम्बॉलिक स्टेज में आया तो एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने लग जाता है जब वो एक्सपोज होता है टू लैंग्वेज, टू कल्चर एंड ऑल।
दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज नोन एज एब्जेक्शन, और इसी सेपरेशन को एब्जेक्शन बताया है, whereby the child must reject and move away from the mother in order to enter into the world of language, culture, meaning and the social. कि एक चाइल्ड को इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो सिमियोटिक ऑर्डर में डिराइव्स थी, फ्लूइड्स थे, रिदम्स थी, उन सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उनको एक वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, मीनिंग एंड सोशल में आना पड़ेगा. नाउ क्रिस्टेवा डिपार्ट्स फ्रॉम लेकान. जो जैक लेकान थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था सिम्बॉलिक का. तो उन्होंने कहा था कि एक बार बच्चा सिम्बॉलिक ऑर्डर में आ जाए फिर वो वापस नहीं जा सकता, ठीक, फिर वो पूरी तरीके से उसमें आ जाता है. पर क्रिस्टेवा ने इस आइडिया से थोड़ा डिपार्ट किया, इसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट किया इन द आइडिया दैट इवन आफ्टर एंटरिंग द सिम्बॉलिक द सब्जेक्ट कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बिटवीन द सिम्योटिक एंड द सिम्बॉलिक. मतलब भले वो एक बार सिम्बॉलिक में चला भी गया, फिर भी जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूज टू ऑसिलेट, क्यों ऑसिलेट करता है बिटवीन सिम्योटिक एंड द सिम्बॉलिक. देयरफॉर rather than arriving at a fixed identity, the subject is permanently in process. इसीलिए जैसे वो सिम्बॉलिक में आता है तो बजाय कि वो अपनी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बना ले, वो हमेशा एक प्रोसेस में रहता है अपनी आइडेंटिटी बनाने में, है ना, क्योंकि वो हमेशा ऑसिलेट करता है. बिकॉज फीमेल चिल्ड्रन कंटिन्यूज टू आइडेंटिफाई टू सम डिग्री विद द मदर फिगर, दे आर स्पेशली लाइक टू रिटेन अ क्लोज कनेक्शन टू द सिम्योटिक. मतलब एक कनेक्शन रहता है सिम्योटिक का, ठीक. बेसिकली सिम्योटिक से इनका कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे सिम्योटिक जो कि फॉर्मलेस है वो किस तरीके से डिसरप्ट करता है सिम्बॉलिक को, पर्टिकुलरली थ्रू आर्ट या पोइट्री या जैसे भी मेकिंग लैंग्वेज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग. कि मीनिंग मेकिंग हमेशा डायनेमिक रहता है इसकी वजह से. और यही चीज़ जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे कि मीनिंग डायनामिक है, ये हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता है, ओवरलैप होता है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है, बनता रहता है, ये हमेशा एक प्रोसेस में रहता है. तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया था इनका, ठीक. अब इनका जैसे ये अगला कंसेप्ट आ जाता है इंटरटेक्सुअलिटी. क्रिस्टेवा coined and derives this term from Ferdinand de Saussure's semiotic, and using this term she expands the boundaries of how meaning is produced and understood in literature and culture. Intertextuality refers to the idea that a text is not an isolated creation but is connected to another text through references, quotations, and influences. It emphasizes the interdependence of literary works within the broader literary and cultural system. अगर आपने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि उसमें इंटरटेक्सुअलिटी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बट अगर यहाँ पे कहूँ तो कोई भी टेक्स्ट जो है वो एक आइसोलेशन में अपना कोई मतलब नहीं बनाता, एग्जिस्ट नहीं करता. बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट होते हैं ना, अलग अलग कोटेशंस होते हैं, रेफरेंस होते हैं, जहाँ से वो रेफरेंस लेता है, इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस भी करता है. और सारे टेक्स्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि इन्होंने कहा इंटरटेक्सुअलिटी, कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते भी हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते भी हैं. जैसे मान लो ये सारे टेक्स्ट हैं तो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं, ठीक. कोई भी टेक्स्ट आइसोलेशन में कोई मीनिंग नहीं बनाता, एग्जिस्ट ही नहीं करता. नाउ यहाँ तक तो था फ्रेंच फेमिनिज्म. अब शुरू होता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. नाउ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय पोस्ट मॉडर्न थ्योरी एज वेल एज अदर एंटी फाउंडेशनलिस्ट डिस्कोर्सेज सच एज पोस्ट कॉलोनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. इनका इन्फ्लुएंस था थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे. वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म, जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, जूडिथ बटलर. ये भी लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर लिया है, उस वीडियो को देख लें. बिकॉज इन दिस शी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज नॉट एन इनेट क्वालिटी बट रादर समथिंग दैट इज परफॉर्म्ड एंड कंस्ट्रक्टेड. जो कि उन्होंने परफॉर्मेटिविटी की बात की थी कि जेंडर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंदरूनी है, पहले से आपके अंदर आती है. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है और जिसे आप परफॉर्म करते हो थ्रू रिपीटेड बिहेवियर्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक. दिस पर्सपेक्टिव अलाइंस क्लोजली विद थर्ड वेव फेमिनिज्म्स एम्फेसिस ऑन फ्लूइड एंड नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, ठीक. नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इंटरसेक्शनैलिटी की हर एक के बारे में बात की है, चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, फोकस ऑन ग्लोबल इशूज़. अब इसमें जैसे कुछ एक राइटर हैं और उनके कंसेप्ट्स हैं, जैसे डोना हारावे. इनका कंसेप्ट है साइबॉर्ग. साइबॉर्ग जैसा आप इस इमेज में भी देख सकते हो. इनका वर्क था अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म इन द लेट 20th century, 1985. Cyborg, a hybrid entity that merges human and machine, blurring the lines between organic and technology. जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो कि साइबॉर्ग है जब हम मशीन्स को अपनी बॉडी में मर्ज कर देते हैं, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है. जैसे इस इमेज में लड़की का हाथ नहीं है तो एक मैकेनिकल हाथ लगा दिया गया है ना. तो इस तरीके से जब हम मशीन्स को अपनी बॉडी में मर्ज करते हैं तो वो साइबॉर्ग एक हाइब्रिड एंटिटी बन जाती है, ठीक. नाउ इस चीज़ को फेमिनिज्म में कैसे यूज़ किया है?
Deconstructing traditional dualism such as nature, culture, human, animal, and male, female, cyborg represents a post-humanistic perspective that rejects the idea of a fixed, essential human nature and embodies a more fluid and interconnected understanding of existence. The fluid and hybrid nature of cyborg also aligns with the queer theory's emphasis on challenging fixed identities and categories, offering a framework for understanding non-normative and diverse form of existence. ये अलाइन करता है क्यूर थ्योरी से भी, जो कि चैलेंज करता है फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ को कि सिर्फ मेल है, फीमेल है, बस है ना, उन आइडेंटिटीज़ को चैलेंज करता है एंड ऑफर करता है फ्रेमवर्क जो कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस को कंसीडर करे. सो इन कंक्लूजन, थर्ड वेव फेमिनिज्म ने बेसिकली जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी उसको और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया था बाय एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंटरसेक्शनैलिटी, एंड इट हैज़ ऑल्सो चैलेंज्ड ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस. और थर्ड वेव फेमिनिज्म ने रीडिफाइन कर दिया था कि व्हाट इट मीन्स टू फाइट फॉर इक्वालिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक. नाउ अदर इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट एंड कंसेप्ट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. जैसे पहले आ जाता है एलिस जार्डाइन्स कंसेप्ट ऑफ जीनेसिस, जो कि इन्होंने दिया था जीनेसिस कन्फिगरेशन ऑफ वुमन एंड मॉडर्निटी 1985. नाउ Jardine uses the term genesis to describe a feminist approach that seeks to rethink and reconstruct knowledge, language, and cultural narratives from a female perspective. It involves re-examining and reconfiguring concepts traditionally understood from a male or patriarchal point of view. मतलब उन्होंने ये कंसेप्ट जेनेसिस को यूज़ किया जो कि जेनेसिस उससे मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग एंड ओरिजिन. सो इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया टू डिस्क्राइब अ फेमिनिस्ट अप्रोच जो कि रीथिंक एंड रिकंस्ट्रक्ट करे नॉलेज, लैंग्वेज एंड कल्चर नैरेटिव्स फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव. फीमेल पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करे और री एग्जामिन करे एंड रिकन्फिगर करे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स को जो कि मेल और पेट्रियार्कल व्यू ऑफ पॉइंट से ही आज तक देखे जाते हैं या समझे जाते हैं. ठीक. Jardine's work situates Genesis within the context of modernity, examining how feminist perspectives can reinterpret modern culture and intellectual developments. She explores how modernist and postmodernist discourses can be revisited and retransformed through a feminist lens. मतलब इन्होंने जेनेसिस को मॉडर्निटी के कंटेक्स्ट में रखा और एग्जामिन किया कि हाउ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स कैन रीइंटरप्रेट मॉडर्न कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि जो मॉडर्न कल्चर और एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको फीमेल पर्सपेक्टिव कैसे रीइंटरप्रेट कर सकता है. और इन्होंने ये भी कहा कि जो मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कोर्सेज हैं उनको रिविजिट या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस. ठीक. सो ये इनका कंसेप्ट था जेनेसिस. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद सारा ग्रांट्स कंसेप्ट ऑफ न्यू वुमन. इन हर नॉवल द न्यू वुमन, सारा ग्रांट एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल एंड एस्पिरेशंस ऑफ वीमेन seeking to redefine their roles in the society. The novel presents various characters who embody the ideals of a new woman, including a focus on women's autonomy, intellectual growth and social reforms. Again वही न्यू वुमन से उनका वही मतलब है कि उनकी अपनी एक ऑटोनमी हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो और ऐसे सोशल रिफॉर्म्स हो जो कि वीमेन सेंट्रिक हो, है ना, उनकी अपनी क्रिएटिविटी हो, अपने एक सेल्फ हो. इसके बाद सुजैन फालूडीज कंसेप्ट बैकलैश. बैकलैश द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वीमेन. Now Faludi uses the term backlash to describe the social, cultural and political responses aimed at undermining or reversing the advances made by the feminist movement. मतलब बैकलैश उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है टू डिस्क्राइब कुछ ऐसे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि रिवर्स करना चाहते हैं उन सब एडवांसेस को जो आज तक फेमिनिस्ट मूवमेंट ने किए हैं. ठीक. This backlash sought to reassert traditional gender roles and diminish the progress women had achieved in areas such as employment, reproductive rights and social equality. कि जो बैकलैश है वो दोबारा से रिवर्स करना चाहता है जेंडर रूल्स को जैसे पहले होते थे और डिमिनिश करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है प्रोग्रेस को जो कि वीमेन ने अचीव की है एम्प्लॉयमेंट या रिप्रोडक्टिव राइट्स या सोशल इक्वालिटी इन सब एरियाज में. नाउ फालूडी क्रिटिक्स द नैरेटिव दैट वीमेन who embraced feminist ideals were unhappy and dissatisfied with their lives. मतलब इन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे नैरेटिव्स बने हैं जिनको उन्होंने क्रिटिक किया है कि जो एम्ब्रेस करते हैं कि जो फेमिनिस्ट आइडल्स हैं, कि जो औरतें खुद को बहुत फेमिनिस्ट मानती हैं, वो अनहैप्पी हैं और अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं. ठीक. शी आर्ग्यूज दैट दिस मिथ वॉज यूज टू डिसक्रेडिट फेमिनिस्ट अचीवमेंट्स एंड प्रमोट अ रिटर्न टू ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स. वो कहते हैं कि इस तरीके के नैरेटिव्स या मिथ्स बने हैं ताकि जो फेमिनिस्ट अचीवमेंट्स हैं उनको डिसक्रेडिट किया जाए और दोबारा से जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स थे वहाँ पे लौटा जाए, उस चीज़ को प्रमोट किया जाए. तो इसलिए इन्होंने बैकलैश कहा है. नाउ मैगी हम्स कंसेप्ट ऑफ गाइनोग्राफिक.
Feminism and Contemporary Fiction, a Routledge Reader, 1999. The term gynographic is derived from gyn meaning woman and graphic referring to writing or description. It denotes a critical approach that centers on women's narratives, experiences and representation in literature, culture, film and art, and explore how women's roles and identities are constructed and how these representations reflect or change societal norms. कि बेसिकली गायनोग्राफिक्स क्या है, ये एक अप्रोच है जो कि वीमेंस के नैरेटिव एक्सपीरियंसेस एंड रिप्रेजेंटेशन को, भले हो चाहे लिटरेचर हो, कल्चर हो, फिल्म हो, आर्ट हो, उनमें एक्सप्लोर करता है और देखता है कि किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया है इन सब चीज़ों में, एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस तरीके से चैलेंज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को। ठीक, इसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जिनके वर्क्स हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि ट्रांसलेशन है, और इनका जो एक फेमस ऐसे है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, 1988। इसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया है स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म का, अ सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी सॉलिडेरिटी फॉर द पर्पज ऑफ सोशल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, women's groups have many different agendas that potentially make it difficult for feminists to work together for common causes। मतलब जो विमेन ग्रुप हैं उनके डिफरेंट एजेंडाज हैं, जिससे होता क्या है कि कई बार डिफिकल्ट हो जाता है फॉर फेमिनिस्ट टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। सो स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म अलाउज फॉर disparate groups to accept temporarily an essentialist position that enables them to act cohesively and can be powerfully displacing and disruptive। ठीक, सो स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म क्या है बेसिकली कि ठीक है कुछ टाइम तक एजेंडाज अलग हैं बट कुछ टाइम तक साथ आ जाते हैं और एक यूनिट बन के काम करते हैं एक कॉमन कॉज के लिए। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, इंडिजिनियस कम्युनिटीज माइट प्रेजेंट अ यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स डिस्पाइट इंटरनल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं वो साथ में आ सकती हैं, यूनिफाई हो सकती हैं, भले उनके जो इंटरनल कल्चर है वो अलग है या लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी वो साथ में आ सकती हैं ताकि वो अपने राइट्स के लिए इकट्ठा होकर लड़ सकें। ठीक, तो ये कंसेप्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने दिया था। इसके बाद चंद्र तलपड़े मोहंती, फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स, फेमिनिज्म एंड वॉर, द सागा हैंडबुक ऑन आइडेंटिटीज़। ये बेसिकली ट्रांसनेशनल फेमिनिस्ट थ्योरी पे काम करते थे। ट्रांसनेशनल मीन्स बियॉन्ड बाउंड्रीज, कि कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, पूरा जो अर्थ है उसको एक ही स्पेस कंसीडर करना। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लोर्स जेंडर, रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी अक्रॉस नेशनल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट, कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना। It challenges the idea that the experiences and needs of women in the Western countries are universally applicable and explores the interconnectedness of women's struggle and resistance around the world। इन्होंने चैलेंज किया इस आइडिया को कि जो एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स ऑफ वीमेन है इन वेस्टर्न कंट्रीज वो ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वीमेन का स्ट्रगल है वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है अराउंड द वर्ल्ड। चाहे आप जहाँ भी चले जाओ, जो स्ट्रगल है वीमेन को कहीं ना कहीं सेम ही है, इंटरकनेक्टेड है। It examines how global processes like colonialism, globalization and economic policies impact women's lives across border। कि जो प्रोसेसेस हैं जैसे colonialism हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं वीमेन को जो कि कहीं भी रहती हों, चाहे लिव्स अक्रॉस बॉर्डर्स। नाउ इनके बाद एक कंसेप्ट आता है इको फेमिनिज्म। Ecofeminist analysis explores the connections between women and nature in culture, economy, religion, politics, literature, and iconography, and addresses the parallels between the oppression of nature and the oppression of women. These parallels include, but are not limited to, seeing women and nature as property, seeing men as the curator of the culture, and women as the curator of nature, and how men dominate women and humans dominate nature। इकोफेमिनिज्म एम्फसाइजेज दैट बोथ वीमेन एंड नेचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मतलब इकोफेमिनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो ऑपरेशन ऑफ नेचर है, हम नेचर को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑपरेशन ऑफ वीमेन के साथ कंपेयर किया गया है। वो एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो वीमेन भी एक क्रिएटर की तरह काम करती है। जन्म देती है वो और नरिश करती है, नर्चर करती है, एक बच्चे को पालती है, बड़ा करती है। उसी तरीके से जो नेचर है वो भी हम सबको पाल रही है और हम सब नेचर पे डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से जो मैन है वो डोमिनेट कर रहा है वीमेन को और जो ह्यूमंस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं नेचर को। तो ये दो पैरेलल ड्रॉ किए गए हैं इकोफेमिनिज्म में। और इकोफेमिनिज्म इस चीज़ पे एम्फेसिस करती है कि बोथ चाहे वीमेन हो चाहे नेचर हो, दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दोनों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। ठीक, जैसे इकोफेमिनिस्ट में आ जाते हैं एनेट क्लॉडनी, जिनके वर्क है द ले ऑफ द लैंड, मेटाफर एज एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री इन अमेरिकन लाइफ एंड लेटर्स, द लैंड बिफोर हर, फैंटेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अमेरिकन फ्रंटियर्स। ठीक, सो इस वीडियो में बस इतना ही।
और आज फेमिनिज्म की ये 3 पार्ट की सीरीज खत्म हो गई। बेसिकली इन 3 वीडियोस का मतलब था कि आपको फेमिनिज्म की थ्योरी के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट और इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं या वर्क्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताया जाए। ठीक, अब जैसे जैसे आगे वीडियो आती जाएंगे तो जितने भी मेजर थ्योरिस्ट हैं उनके वर्क्स को डिटेल में स्टडी किया जाएगा, एक एक वीडियो में एक एक वर्क को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।